अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा। डायनामिक प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन एक सिंपल सी प्रॉब्लम के ऊपर हमने देखी कि एक सिंपल रिकर्सिव एल्गोरिथम के साथ जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा था, वही प्रॉब्लम हमने पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व की। तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का कुछ इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जहन में रखते हुए हम कुछ स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं, जिन स्टेप्स को डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम लिखने के लिए जोन से स्टेप्स लिए जाते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डेवलप अ डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। कोई डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम आपने डेवलप करना हो तो उसमें स्टेप्स कौन कौन से होंगे। द वेरी फर्स्ट, करेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि डायनामिक प्रोग्रामिंग टिपिकली ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमने करेक्टराइज करना है स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल सॉल्यूशन के। सेकंड स्टेप, रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने रिकर्सिवली डिफाइन करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू को। थर्ड स्टेप, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टिपिकली इन ए बॉटम अप फैशन। हमने इटरेटिव मेथड के अंदर भी देखा था कि हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। आपने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल ली। सपोज जैसे हमने शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ की कॉस्ट 20 निकल रही है। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ विद द 20 कॉस्ट किस किस नोड से होके गुजरेगा। कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। जो आपने इंफॉर्मेशन कंप्यूट कर ली है उसकी बेस पे आप सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये चार सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो कि हमें कोई भी डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए लेना पड़ते हैं। इनमें से फर्स्ट 3 जो स्टेप हैं, स्टेप 1, 2 और 3, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बेस हैं। फोर्थ स्टेप आपका ऑप्शनल है। अगर आपने कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे आप वैल्यू कंप्यूट कर चुके हैं, तो उसकी बेस पे आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। आज हम कुछ एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें फर्दर ये चारों स्टेप्स क्लियर होंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द सिंपल सब प्रॉब्लम्स। मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग भी डिवाइड एंड कंकर की तरह ही एक प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके यूज़ की जाती है। तो उस डायनामिक प्रोग्रामिंग का सबसे पहला एलिमेंट जो है कि सब प्रॉब्लम्स आपके सिंपल सब प्रॉब्लम्स होंगे। एक
ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाएगा स्मॉल सिंपल प्रॉब्लम में। वी शुड बी एबल टू ब्रेक द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। ऐसी सब प्रॉब्लम जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। तो हमारा पहला एलिमेंट डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए सब प्रॉब्लम्स होना है। सेकंड एलिमेंट ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। The optimal solution to the problems contained within optimal solution to its sub problems। आपने एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, उसमें हर सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल ही होगा इटसेल्फ उस सब प्रॉब्लम के अंदर। नंबर थर्ड, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। There exist some places where we solve some sub problems more than once। डायनामिक प्रोग्रामिंग इफ़ेक्टिव ही वहाँ पे है जहाँ पे आपकी कुछ सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवरलैप कर रही हैं और वो रिपीटेडली सॉल्व की जा रही हैं। सेम सब प्रॉब्लम्स बार बार सॉल्व की जाती है। तो वहाँ पे हम तीसरा एलिमेंट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो मैं समझ रहा था कि हम एक एग्ज़ाम्पल करने के बाद इन चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद हमारा आज के अगली एग्ज़ाम्पल डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए जो है वो है मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम है क्या। नंबर दो, हाउ डायनामिक प्रोग्रामिंग कैन बी implemented solve through dynamic programming। सबसे पहले मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम है क्या। सामने फिगर के अंदर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। मल्टी स्टेज ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आपके वर्ड्सेस स्टेजेस के अंदर डिवाइड हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज़ द सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। इस ग्राफ के अंदर आपके 12 नोड्स हैं, 12 नोड्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक नोड्स अवेलेबल हैं। इसमें एज ग्राफ के अंदर एज की प्रॉपर्टी ये होगी कि वो हर एज एक स्टेज के नोड से दूसरे स्टेज की नोड की तरफ एज होगा। मींस के 2 से 3 आपको एज, एक स्टेज के अंदर 2 नोड्स के दरमियान आपको एज नहीं मिलेगा। इस तरह के ग्राफ जो रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। अब मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम है क्या। हमने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। ये वाला जो मल्टी स्टेज ग्राफ है ये डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है। क्या है? डायरेक्टेड और weighted graph। Every edge has a weight, has a cost। हमने एक ऐसा पाथ फाइंड करना है जिसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं विद द मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है
जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम सोर्स से डेस्टिनेशन या सोर्स से सिंक पे डिफरेंट वेज से जा सकते हैं. बट विच इज़ द ऑप्टिमम पाथ? We have to find the optimum path in the available options. This is the multi-stage graph problem. Now, here we have some stages in the graph. अगर हम किसी एक नोड पर की कॉस्ट मालूम करें डेस्टिनेशन तक जो कि ऑप्टिमम हो, सपोज़ हम अगर 7 से नोड 12 पे जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्टिमम कॉस्ट फाइंड कर लें. फिर जब हम इस स्टेज पे जाएं तो ऑप्टिमम कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल हो यहाँ से आगे डेस्टिनेशन तक जाने की. तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करते हुए टेबुलर मेथड के साथ इस ग्राफ में ऑप्टिमम पाथ फाइंड कर सकते हैं. हमने रिपीट कर रहा हूँ, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है और हमारे पास एजेस के ऊपर कॉस्ट दी हुई है. हमने मिनिमम कॉस्ट में पाथ फाइंड करना है कि कौन से पाथ के थ्रू हम डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं. मैं आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबुलर मेथड के साथ कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है वो बड़ी डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद उसका एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे. उसके बाद उसके एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से एक मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं. अभी यहाँ पे हम 3 किस्म की अरे बना या एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. इस टेबल को जस्ट समझें कि किस तरह से फिल किया जा रहा है. उसके बाद हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे. What is cost और ये क्या है, डेस्टिनेशन डी. हमने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसकी 3 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं. जितने नोड्स हैं उतने कॉलम्स हैं. ऊपर वाले रो के अंदर हम नोड नंबर लिख लेते हैं या वर्टेक्स नंबर लिख लेते हैं. फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. दिस इज ट्रू. अब हम किसी भी नोड की कॉस्ट फाइंड करेंगे और उसको कॉस्ट वाली रो में लिख देंगे और वो कॉस्ट पे करने के बाद वो अगला उसका डेस्टिनेशन क्या है. सपोज़ मैं 7 के लिए लिखता हूँ कि 7 12 तक या डेस्टिनेशन तक कितनी कॉस्ट पे करेगा और इससे अगला स्टेप कौन सा होगा, इसका डेस्टिनेशन कौन सा होगा. मीन्स कि हम इस नोड पे जाएंगे या इस नोड पे जाएंगे. सपोज़ अगर हम 7 की कॉस्ट फाइंड करते हैं, अभी हम फाइंड करके देख लेते हैं. इसके लिए भी हमें एक फार्मूला अडॉप्ट करना है. सपोज़ अगर हमारे पास नोड है 12 नोड के ऊपर हम बैकवर्ड चलते हैं, इसको
मेथड फॉरवर्ड ही कहा जाएगा, लेकिन हम कॉस्ट कंप्यूट करना डेस्टिनेशन से स्टार्ट होंगे। फॉरवर्ड मेथड क्यों कहते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। सपोज़ हम डेस्टिनेशन के ऊपर हैं 12 के ऊपर, वर्टेक्स 12 के ऊपर हमारी ज़ीरो कॉस्ट होगी और अगली डायरेक्ट डेस्टिनेशन भी क्या होगी 12। अब इसी तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं 9, 10, 11। 9 के लिए हम 4 कॉस्ट पे करके 12 पे चले जाते हैं। 4 कॉस्ट पे की और हमारा डेस्टिनेशन क्या है 12। 10 की नोट के ऊपर अगर हम हैं वर्टेक्स के ऊपर तो 2 कॉस्ट पे करके 2 की कॉस्ट के बाद हम 12 वर्टेक्स पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह से अगर हम 11 वर्टेक्स की कॉस्ट देखें कि 11 वर्टेक्स की कॉस्ट क्या है, तो हम कहते हैं कि 5 कॉस्ट के बाद हम डेस्टिनेशन पे होंगे। तो कॉस्ट आ गई 11 नोट की, वर्टेक्स की 5 और अगला डेस्टिनेशन आ गया 12। अब इसी तरह से इन तीनों नोड्स की हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमने डेस्टिनेशन बतानी है। यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस कि अगर हम 6 नोड के ऊपर हैं तो हम 6 + 10 ये कॉस्ट पे करके भी जा सकते हैं, हम ये कॉस्ट पे करके भी जा सकते हैं। हमें अब इस टेबल के अंदर 6 नोड की कॉस्ट लिखने से पहले देखना है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन अवेलेबल ऑप्शंस में से ऑप्टिमम कौन सी है। इसके लिए हम एक फार्मूला फॉलो करेंगे। फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर इन नोड्स की, आपको यहाँ से हम स्टार्ट कर लें, तो इन नोड्स की जो कॉस्ट है वो इस तरह से हम बता सकते हैं कि स्टेज नंबर और वर्टेक्स। सपोज़ अगर मुझे वर्टेक्स 12 की कॉस्ट बताना है तो मैं कहूँगा जी कॉस्ट ऑफ 5, 12। 5 इज़ द स्टेज नंबर एंड 12 इज़ द वर्टेक्स नंबर। तो 5, 12 इज इक्वल टू 0, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ 4th स्टेज 9 वर्टेक्स 4, 9 इज इक्वल टू जो कॉस्ट हम यहाँ पे कर चुके रहे हैं 4। कॉस्ट ऑफ 4, 10, 10th वर्टेक्स 4th स्टेज पे, तो इसकी कॉस्ट क्या है जी 2। कॉस्ट ऑफ 4th स्टेज 11 वर्टेक्स, इसकी कॉस्ट क्या है 5। अगर एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो वो ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। Now the story starts. If we have to find the cost of 6, cost of 3rd stage vertex number 6 is equal to, ये कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे। हमारे पास जितने भी पाथ्स अवेलेबल हैं, हमारे पास जितने भी पाथ्स अवेलेबल हैं 1, 2, हम इन दोनों में से ऑप्टिमम बताएंगे। ऑप्टिमम किस तरह से बता सकते हैं हम इससे निकलने वाले एज का वेट बता दें और अगले नोड की कॉस्ट में उसको ऐड कर दें। एज का वेट जो 6 नोड से एज निकल रहा है उसका वेट प्लस जिस नोड पे वो जा रहा है उसकी कॉस्ट,
इसी तरह से सेकंड ऑप्शन 6 से 10 पर अगर नोड जा रहा है, इसका वेट प्लस 10 की कॉस्ट, इन दोनों में से, इस कॉस्ट और इस कॉस्ट में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कॉस्ट होगी 6 की, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यही कहता है कि आप जिस स्टेज पे भी होंगे आप उससे आगे ऑप्टिमम सोल्यूशन पे होंगे। हर स्टेज पे हम डिसीजंस लेंगे और ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें थर्ड स्टेज और 6 वर्टिक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो थर्ड वर्टिक्स और 6 थर्ड स्टेज और 6 वर्टिक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम इसके लिए एल्गोरिदम क्या है जी, मिनिमम ऑफ वेट ऑफ नोड 6 to 9, ये मैंने एज ड्रॉ किया है कि 6 to 9 एज का वेट प्लस कॉस्ट ऑफ, ये कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज और 9 वर्टिक्स, जिस वर्टिक्स के ऊपर हम जा रहे हैं 4,9, ये वाली कॉस्ट हमें कहाँ से मिलेगी, इस टेबल के अंदर से। कॉस्ट ऑफ 4,9 इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू, या फिर दूसरी ऑप्शन जो अवेलेबल है, वेट ऑफ 6 to 10 प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ स्टेज और 10th वर्टेक्स। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं 6 से, तो हम दो वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ कंप्यूट करके उनमें से जो मिनिमम होगी वो नोड 6 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें वेट ऑफ 6 to 9 एच क्या है, कितना वेट है, तो ये हमारे पास 6 है, प्लस कॉस्ट ऑफ 9 क्या थी, यहाँ से हम कंप्यूट कर सकते हैं 4, वो 6 वेट ऑफ 6 to 10, 6 से 10 नोट का वेट क्या था 5, प्लस कॉस्ट ऑफ 10 की कॉस्ट हमें इस टेबल से मिलेगी, क्या है जी 2, दिस इज 6 प्लस 4 is equal to 10, this is 5 plus 2 is equal to 7, so the cost of vertex 6 is equal to 7, which is optimum at that stage. So हम कहेंगे कि वर्टिक्स 6 की वेट जो है वो, कॉस्ट जो है वो 7 है, और उसका डेस्टिनेशन जिस मिनिमम कॉस्ट से वो नोड से वो जिस नोड के थ्रू वो मिनिमम कॉस्ट से जा रहा है वो इसका डेस्टिनेशन होगा। तो 7 का क्या होगा, 7 कॉस्ट होगी, और अगला नोड क्या होगा इसका 10। इसी तरह से अगर हम 7 के लिए देखें तो यही वाला एल्गोरिदम लगा के कॉस्ट ऑफ 3,7, this is the stage, this is the vertex number, so minimum of weight of, अब यहाँ पर 7 से भी दो एजेस निकल रहे हैं, एक ये पाथ बन रहा है, एक ये पाथ बन रहा है। हमने देखना कि इस नोड के ऊपर मिनिमम कॉस्ट क्या है, इस नोड के ऊपर मिनिमम ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है। तो जब ये हमारे पास एक 7 to 9 एज बन रहा है, एक 7 to 10 एज बन रहा है, वेट ऑफ 7 to 9 प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ स्टेज और 9th वर्टेक्स, कॉमा वेट ऑफ 7 to, दूसरा एज इसका 10 पे जा रहा है, 7 to 10
प्लस कॉस्ट ऑफ फोर्थ स्टेज 10th वर्टेक्स। 7 to 9 एच का वेट क्या है? 4। 7 to 9 4 और 9 की कॉस्ट क्या है वो हमें टेबल से मिलेगी 4। 7 to 10 एच का वेट क्या है? 3। कॉस्ट ऑफ 10 क्या है वो हमें टेबल से मिलेगी विच इज़ 2। सो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी कॉस्ट होगी। सो हमारे पास यहाँ पे 7th वर्टेक्स की कॉस्ट क्या है? 5। अब जिस नोड से होके इसको मिनिमम कॉस्ट मिल रही है वही इसकी डायरेक्शन नोड होगी। तो हम कहते हैं कि 7th नोड की जो 7th वर्टेक्स की जो कॉस्ट है वो 5 है और इसका अगला स्टेज अगली डायरेक्शन जो है वो वर्टेक्स चूँकि 10 से होके ये मिनिमम कॉस्ट इसको मिली है तो ये 10 है। इसी तरह से हम वर्टेक्स 8 के लिए फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ थर्ड स्टेज नोड 8 इक्वल टू मिनिमम ऑफ weight of 8 to 10 plus cost of fourth stage or 10 vertex comma weight of 8 to 11 plus cost of fourth stage 11 vertex। अब 8 to 10 वेट क्या है? 5। 8 to 10 वेट क्या है? 5। 10 की कॉस्ट क्या है? 2। 8 to 11 वेट क्या है? 6। कॉस्ट क्या है 11 की? यहाँ से टेबल से हमें पता चलेगी 5 है। सो दिस इज़ 5 + 2 7, दिस इज़ 6 + 5 11। सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो हम कहेंगे दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ ए वर्टेक्स 8 इज़ 5 + 2 which is 7। so we can fill the table 8 with paying 7 cost and the direction is destination is the वर्टेक्स 10। इसी तरह से हम सारे वर्टिसेस के लिए उसकी कॉस्ट और डेस्टिनेशन निकाल लेंगे। Here we have filled the complete table as the procedure I have described for these vertices 5, 6, 7 and 8। यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर वर्टेक्स 1 की कॉस्ट हम निकालना चाहें तो उसी एल्गोरिदम के साथ हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑप्शंस हैं। हम क्या कहेंगे? एच का वेट और इस नोड की कॉस्ट। एच का वेट सपोज़ यहाँ पे इस केस में हमने 1 की कॉस्ट निकालनी है तो ये एच का वेट 9 है, इस एच का वेट 9 है और आगे 2 की कॉस्ट हम यहाँ से देखें ये तो 7 है। तो 9 + 7 16। ओके, नाउ दिस इज़ द पाथ 7 इस एच का वेट है और इस 3 की कॉस्ट हमें टेबल से मिलेगी जो कि 9 है। तो 9 + 7 16। तो नाउ अगेन 3 वेट और 4 की कॉस्ट यहाँ पे 18 18 3 21। इसकी कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास निकल रही है 16, इसकी भी 16 और इसकी 21। अब यहाँ पे अगर देखें इस एच का वेट कितना है 2, 5 की कॉस्ट क्या है 15, 15 और 2 17। सो
इनमें से जो मिनिमम कॉस्ट है वो ये वाली है, लेकिन 16 दो पाथ से हमें मिल रही है। हमें कॉस्ट 16 मिल रही है डेस्टिनेशन 2 के थ्रू और 3 के थ्रू भी। तो यहाँ पे हम दोनों लिखेंगे, यानी कि हम ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हैं और ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपके पास अगर दो सॉल्यूशन ऑप्टिमम आ जाए तो आप उनको दोनों ही टेबल के अंदर ऑप्शन लिख सकते हैं, जो सा मर्जी इम्प्लीमेंट कर ले। अब यहाँ पे हम किसी भी नोड के कॉस्ट निकालने का जेनेरिक सा एल्गोरिदम लिख सकते हैं। हमने जिस तरह से डिस्कशन की उसी डिस्कशन को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर कॉस्ट निकालने का एल्गोरिदम यहाँ पे लिखा जा सकता है। इट इज़ इफ़ कॉस्ट ऑफ आई इज़ द स्टेज एंड जे इज़ द वर्टेक्स, आई स्टेज के ऊपर जे वर्टेक्स की कॉस्ट क्या होगी, इक्वल टू मिनिमम ऑफ weight of j वर्टिस टू सम l वर्टिस, j से अगला वर्टिक्स हम कह रहे हैं वर्टेक्स, प्लस कॉस्ट ऑफ i प्लस 1 कॉमा l। स्टेज l की क्या होगी i प्लस 1, क्योंकि j हम i स्टेज पे फाइंड कर रहे हैं। j जो है वो i स्टेज पे अगर है तो l उससे अगला कॉस्ट है। हमने जैसे यहाँ पे 6 की कॉस्ट निकाली थी तो हमने कहा था कि इस एज का वेट और इस 9 की कॉस्ट, दिस इज़ j एंड दिस इज़ द ith स्टेज, दिस इज़ l एंड दिस इज़ द i प्लस 1 स्टेज। सो जेनेरिकली हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वेट ऑफ j टू l प्लस कॉस्ट ऑफ i प्लस 1 कॉमा l, where j comma l belongs to the set of edges in this graph, and l belongs to the vi प्लस 1। यहाँ पे l हमारा वर्टिक्स i जो है उससे अगला वर्टिक्स है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दे दी कि अगर ये j है, 6 नोड इज़ द j, तो हम कहेंगे ये ith स्टेज है, j नोड है, ये i प्लस 1 स्टेज है और ये l नोड है। हम ये इस h का वेट प्लस इस नोड की कॉस्ट, उसको दोनों को ऐड करते हैं और जितने भी आपके पास अगले l नोड्स हैं उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट निकलेगी आप उसको इस j नोड की i स्टेज के ऊपर कॉस्ट कह देते हैं। नाउ हमारा टेबल अब फिल हो चुका है। अब यहाँ से हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। सपोज यहाँ से हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। हम टेबल को फिल करना शुरू हुए थे डेस्टिनेशन से, एंड नोड से फर्स्ट नोड की तरफ चल रहे थे, लेकिन ये हमारा फॉरवर्ड मेथड है। फॉरवर्ड मेथड किस तरह से है, जिसमें हम इनिशियल नोड पे सॉल्यूशन देखते हैं, फिर अगली नोड, फिर उससे अगली नोड, उससे अगली नोड, फिर उससे अगली नोड और इस तरह से हम एंड पाथ तक पहुंच जाते हैं। सपोज फर्स्ट नोड के ऊपर अगर मैं देखूं कि फर्स्ट नोड का डी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डी ऑफ फर्स्ट नोड, ये मैंने फर्स्ट स्टेज लिखी है, स्टेज और ये नोड, तो डी ऑफ फर्स्ट स्टेज पे पहले नोड की यहाँ से टेबल हमें बताएगा कि डेस्टिनेशन क्या है
2 है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। हम पहले 2 के साथ देख लेते हैं, डेस्टिनेशन 2 होगा। अब अगर डी ऑफ सेकंड स्टेज, चूँकि अगला डेस्टिनेशन हम 2 पे पहुंच चुके हैं तो हमें 2 की डेस्टिनेशन देखनी है। हम शॉर्टेस्ट पाथ देखना चाह रहे हैं कि किस पाथ के थ्रू हम 16 कॉस्ट 16 की कॉस्ट पे करते हुए पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमारे उन एलिमेंट्स स्टेप्स का पता चलेगा कि अब हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन की वैल्यू निकाल ली है। अब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड करने के बाद कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं अपना सोल्यूशन। जब हमने 2 पे गए, 2 का डेस्टिनेशन क्या है वो हमें इस वर्टेक्स से मिलेगा। 7 कॉस्ट के साथ हम 7th नंबर वर्टेक्स पे जाते हैं। ठीक, थर्ड स्टेज में हम 7th नोड के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नोड 7 का डेस्टिनेशन क्या होगा, थर्ड स्टेज 7th नोड, 7 की डेस्टिनेशन क्या होगी ये हमें ये टेबल बताएगा कि 5 कॉस्ट और उसका अगली डेस्टिनेशन 10 है। ओके, अब 10 डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए, 10 की डेस्टिनेशन क्या है वो हमें यहाँ से टेबल से पता चलेगी, वो डेस्टिनेशन 12 है। तो डी ऑफ फोर्थ stage 10th node is equal to 12. So here is our shortest path. First stage d of 1, for one stage हम start होंगे उससे 2 के ऊपर, 2 से 7 पे, 7 से 10 पे और 10 से 12 पे, और इस तरह से हम 16 कॉस्ट पे करते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ द ऑप्टिमम पाथ, ऑप्टिमल पाथ। हियर यू कैन सी, मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, ये पाथ हमारा 1 से 2 पे, ठीक है, 2 से 7 पे, 7 से 10 पे और फिर 10 से 12. So this is the shortest path by using the node 2. You can see 4, 3 to 5, 2 plus 3 5, so यहाँ पे एज वेट में थोड़ी गलती थी, ये वाला जो एज वेट है 2 है, ये वाला जो है एज वेट है वो 4 है। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट 1 नोड से 2 नोड, 2 नोड से 7, 7 से 10 और 10 से 12। इसको अगर आप देखें 9 2 11, 3 14 और 2 16 की 16 की कॉस्ट पे करके हम डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से हम नोड 3 के साथ भी देख लेते हैं, क्योंकि हम 16 की कॉस्ट पे करके 3 से जा रहे हैं, 3 से भी अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच सकते हैं। तो जब हम 1 से 3 पे गए, 3 पे गए, डेस्टिनेशन ऑफ 1, 1 is equal to 3, डेस्टिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज थर्ड नोड, यहाँ से हमारे पास कौन सी नोड आ रही है, थर्ड से 9 नोड आ रही है। हम थर्ड से किस नोड की तरफ जा रहे हैं, 6 नोड डेस्टिनेशन 6 आ रही है थर्ड से, तो हमने कहा इज इक्वल टू 6। अब 6 के लिए डेस्टिनेशन ऑफ थर्ड स्टेज 6 नोड इज इक्वल टू 10 और डेस्टिनेशन ऑफ फोर्थ स्टेज 10th नोड इज इक्वल टू 12। सो फर्स्ट स्टेज से हम 3 पे जाएंगे, फर्स्ट नोड से हम 3 नोड 3 पे जाएंगे, नोड 3 से 6 पे, 6 से 10 पे और 10 से 12 पे। सो हमारा सेकंड पाथ जो होगा वो ये ऑप्टिमम पाथ होगा, जो कि हम मिनिमम कॉस्ट पे करके
डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 और 7 16, 16 की कॉस्ट पे करके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट मल्टी स्टेज ग्राफ के ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करके हमने एक सोल्यूशन फाइंड किया है, जिससे हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया है। अगली वीडियो के अंदर हम इसका एक आइटरेटिव एल्गोरिदम लिखेंगे, उस आइटरेटिव एल्गोरिदम को समझेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे। शुक्रिया।